Okay, so we start our lecture, right? So before going deep into the practical session itself, हम लोग आज कुछ theoretically concept पे discuss करेंगे कि what is the machine learning, why it is required, right? Yes, last Narari. Anything serious? So online student, my screen is visible to you guys. Okay. So why machine learning is needed? Is it really needed or not? To interact with machine. So programming is there to interact with machine. क्यों करना है? इसका क्या है? What is the advantage of machine learning? मशीन खुद हमारा काम इजी हो जाए, इसके लिए मशीन है. ठीक है, कुछ आंसर्स आ रहे हैं कि हमारा काम इजी हो जाए. ह्यूमन लोड जो है उसका काम इजी करने के लिए और फास्ट कर सके, फास्ट एंड टाइम सेविंग. Computer can learn from experience. Human can also learn from experience. यही मशीन लर्निंग है. कंप्यूटर कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. कंप्यूटर एक्सपीरियंस से सीख सकता है. ठीक है. अब कहीं पे कैसा है कि अभी हम मशीन लर्निंग क्या है उस पर जाएंगे ना. आप जेमिन जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि कंप्यूटर कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है. यह सुहानी ने राइट आंसर दिया है. देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड इट्स इम्पॉसिबल प्रोग्राम फॉर ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, सो इंस्टेड वी कैन ट्रेन मशीन सो दैट दे कैन कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम और देयर ओन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अपने बुकिश एप्लीकेशन पे और बुकिश डेफिनेशन पे जाएंगे. हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की बात करते हैं. मान लो कि आप लोगों को आजकल आई कार्ड मांगे जाते हैं गेट पे, राइट? और मान लो कि जीएलएस यूनिवर्सिटी के अंदर 5,000 स्टूडेंट हैं, राइट? क्या 5,000 स्टूडेंट का फेस एक जो सुपरवाइजर है वहां पे याद रख सकता है कि वो आपका फेस देखे? यस, आइडेंटिफाइड जीएलएस स्टूडेंट. बट क्या मशीन ऐसा कर सकती है? ठीक है. तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन का कैपेसिटी या उसका लिमिटेशन है कि उसके ज्यादा वो काम नहीं कर सकता. ह्यूमन हम लोग फेस याद रखते हैं बट हमें लॉन्ग टाइम चाहिए. एक ही आदमी 10 बार दिखेगा उसके बाद याद रहेंगे, और वो भी लिमिटेशन है कि रोज रोज जो मिल रहे 500,000 लोग उनका ही फेस हमको याद है. उसके बाद हम सबके फेस याद नहीं रख सकते, हजारों लोगों के फेस याद नहीं रख सकते. और मशीन तो लाखों लोगों के फेस याद रख सकता है. ठीक है. तो जो फेस रिकॉग्निशन है वो भी एक तरह से मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है. ठीक है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स, ये सिंपल एक ऐसा एग्जांपल दिया जो अभी तुम लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हो जिसके साथ में तुम. ठीक है. अगर पे कैमरा सेंसर होता है और वहाँ पे ऐसा कोई मॉड्यूल लगा रखा होता है, आप सीधे जाते हो और वो डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं ये परमिशेबल है और गेट अपने आप ओपन हो जाता है. ठीक है. तो वो मशीन कर सकती थी. वो 1,000 स्टूडेंट के साथ, 2,000 के साथ, 5,000 स्टूडेंट के साथ भी
मशीन कैन डू दैट टास्क बट ए सिंपल मैन कैन नॉट डू। वो इतने सारे फेसेस को याद नहीं रख सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ह्यूमन जाके स्टक हो जाता है, उसके आगे वो ह्यूमन काम नहीं कर पाता। तो ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन अगर करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो वहां पे मशीन लर्निंग काम में आती है, ठीक है। अब ये मशीन लर्निंग होती कैसी है? जैसे मशीन को सिखा, मशीन लर्निंग का मतलब सीधा मतलब है कि मशीन को हम कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सिखाया जाता है मशीन को, क्या तरीका होगा मशीन को सिखाने के लिए? तो डेटा मॉडल्स बनते हैं। डेटा मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। और ये अभी अगर जितना ज्यादा तुम लोग इस तरह की टर्म्स बोलोगे ना, डेटा मॉडल्स, तो फिर वो एक नया टर्म आ गया कि डेटा मॉडल क्या चीज है। अरे असल में अभी ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा मॉडल। चलो डेटा हमें समझ में आया, मॉडल हमें अलग से समझ में आया, डेटा मॉडल्स मीन्स व्हाट, और उससे किस तरह की लर्निंग हो सकती है। तो मशीन लर्निंग समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन लर्निंग किस तरह से होती है। पेन कंप्यूटर यूजिंग डेटा, राइट, ठीक है ठीक है। थोड़ा समझते हैं कि वाकई में मशीन लर्निंग, ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग अभी अभी टर्म कॉइन हुआ है, इट्स इन 1950 से ये टर्म है मशीन लर्निंग नाम का, बट अभी उसकी एप्लीकेशन ज्यादा हो गई है, ठीक है। तब उतनी उसकी डिमांड नहीं थी, या मशीन लर्निंग के प्रिडिक्शन उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे जो मशीन लर्निंग हुआ करती थी। बट मशीन लर्निंग कोई नया सब्जेक्ट नहीं है कि अभी एकदम बूमिंग सब्जेक्ट है, अभी अभी रिसर्च हुआ है, ऐसा भी नहीं है। इट्स जब से कंप्यूटर आया 1945 और 50, तब से उसके साथ साथ में मशीन लर्निंग का जो टर्म है वो भी कॉइन हुआ है। उसी टाइम से मशीन लर्निंग की बात सुनी जा रही है। अगर तुमने नाम सुना होगा एलन ट्यूरिंग का, कितने लोगों ने सुना है एलन ट्यूरिंग का नाम? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला टेस्ट किया था, दैट इज अ साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, ठीक है। उसने क्या किया था, दो अलग अलग कमरे में एक जगह कंप्यूटर लगा रखा था, एक जगह पे एक ह्यूमन बीइंग को बिठा के रखा था, और एक इंटरव्यू था जो थर्ड कमरे में था, ठीक है। तो उस इंटरव्यू को ये पता करना था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, एक बार ह्यूमन से पूछ रहा था, एक बार कंप्यूटर से पूछ रहा था, बट उसको पता नहीं था कि कहाँ पे कंप्यूटर है कहाँ पे ह्यूमन है, ठीक है। और वो गैस नहीं कर पा रहा था कि मैं कंप्यूटर से क्वेश्चन कर रहा हूँ या ह्यूमन से कर रहा हूँ, यानी कि जो मशीन लगा हुआ था वो सेम सेम कैसा बिहेव कर रहा था, ह्यूमन के जैसा बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से एक फेमस टेस्ट है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़िएगा कि व्हाट इज द ट्यूरिंग कौन टेस्ट। से ईयर में हुआ? ये 1954 के आसपास, हाँ। एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एआई टर्म दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म आया वो वहीं से आया है, ठीक है। तो आप एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़िएगा। ईयर हो सकता है वैसे मिस्टेक हो गया हो आगे पीछे, बट एलन ट्यूरिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से, तब से ये एआई और मशीन लर्निंग चलता आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अब मशीन लर्निंग अभी क्यों इतना एप्लीकेबल है, वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन लर्निंग किस तरह से होती है। तो ऐसा जैसे हम लोग नए किड जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वैसा थोड़ी उसको सब कुछ पहले से पता होता है। हम लोग जैसे 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 ग्रो होते हैं, हमें चीजों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, और वही लर्निंग कही जाती है। उसी को तो बोलते हैं बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो वो सीखता किस तरह से है? क्या चीजें आती है उसके पास कि वो सीखता जाता है? विजन से सीखते हैं, वो देखता है, विजन देखता है उससे, सुनता है उससे, उन सब चीज उसको सिखाया जाता है कि टेक्स्ट देखता है। उसको बताया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वो छोटी सी कार देखेगा तो उसको बताया जाएगा कि ये कार है, कोई एलिफेंट दिखेगा तो उसको बताएंगे कि एलिफेंट है, कहीं काऊ दिखेगी तो उसको बताएंगे काऊ है। तो उसको अलग अलग चीजों को उसके डेटा यहाँ पे फीड किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो कि एक छोटा सा लड़का है, उसको समझाया गया कि ये चेयर है, ठीक है। उसको एक छोटी सी प्लास्टिक की जो टॉय चेयर है उसके बारे में बताया गया कि ये चेयर है। 8-10 चेयर और के बारे में, कहीं लाइब्रेरी में आया तो उसके बारे में बताया कि ये चेयर है। उसके घर पे जो चेयर पड़ी थी उसके बारे में पता चला वो चेयर है। कहीं वुडन चेयर मिली तो उसके बारे में बताया कि ये चेयर है। गार्डन में गया तो उसका वहाँ पे चेयर जैसा शेप तो कोई चेयर है। उससे बहुत सारी चेयर उसको दिखा के गई, ठीक है। अब अचानक से वो कहीं और जाएगा तो चेयर आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि उसने जो चेयर आइडेंटिफाई करी है, जरूरी नहीं कि इसी चेयर के बारे में उसको पहले बताया गया होगा। मान लो कि वो कहीं म्यूजियम में गया और उसको बहुत बड़ी सी चेयर दिखी, वैसी चेयर उसने उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी, बट नाउ ही कैन आइडेंटिफाई की दिस इज चेयर। अभी मान लो कि आपको कोई ऐसी चेयर दिखा जाए, मतलब एक बस जितनी बड़ी चेयर है, एक बिल्डिंग जितनी बड़ी चेयर बना के रखी है कहीं पे, आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग ये चेयर है। बट क्या वो डेटा आपके दिमाग में पहले से है? तो यही चीज है कि ह्यूमन ने क्या किया है, खुद से प्रिडिक्शन किया है कि इसका शेप ऐसा है, उसके 4 लेग है, ऊपर बैठने की जगह है, पीछे सपोर्ट है, उसका मतलब ये क्या है, चेयर है। बट उसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा अंदर होना ही चाहिए। इफ एल्स एल्स नहीं लगा रहा। कई बार हम मशीन लर्निंग के बारे में क्या सोचते हैं, इफ एंड एल्स है कि नहीं, ये इसके बराबर हुआ तो ये है, ये बराबर हुआ तो ये, इसका फेस ऐसा है, मतलब ये
ये है, ये सारे फेस अंदर स्टोर करा देगी, सारे 5,000 स्टूडेंट है, 5,000 फेस अंदर स्टोर करा दिया और सिर्फ ई फेस लगा रहे, ऐसा नहीं है। सारे डेटा पहले से अवेलेबल नहीं है। उसने क्या किया, पहले से उसके पास जितने डेटा थे, उसने अब तक जितनी 50 चेयर देखी थी, उन चेयर का पैटर्न देखा कि उन सब चेयर में क्या है, कहीं पे उसका नीचे लेग्स है, उसके ऊपर सीटिंग है, पीछे सपोर्ट है, और ये बड़ी वाली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर भी यही चीजें हैं। तो उसको आइडेंटिफाई हो गया कि चेयर है। यानी कि उसने क्या किया, अपने पास जो डेटा था उसके बेस पे कुछ काम किया, डेटा मैचिंग नहीं किया, सिर्फ सिर्फ डेटा मैचिंग से काम नहीं हुआ। वो हम लोगों के साथ भी होता है। हमने क्या दुनिया की सारी कार देख रखी है? नहीं देखेगी। इवन कई सारी कार ऐसी होंगी जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं होती होंगी, ठीक है, बट आपको कहीं यूएसए की या कहीं और जगह पे ऐसी कोई अलग सी कार दिखेगी तो पहचान तो लोगे एटलीस्ट वो कार कौन सी कार है, वो कौन सी कंपनी की है, क्या है, नाम नहीं पता है, बट हम ये जरूर पहचानेंगे कि कार है। कोई अलग से ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो कार जैसा भी नहीं दिखता है, बस जैसा भी नहीं दिखता है, बट अगर उसके अंदर व्हील लगे होंगे, ऐसा कुछ होगा तो आप ये तो कह दोगे व्हीकल है। कई बार ऐसा होता है, बड़ी सी क्रेन हमको दिख जाती है, हमको उसके बारे में नहीं पता कि उसका नाम क्या है, रोलर है या क्या नाम है, बट हमको ये पता है कि नहीं दैट्स ए व्हीकल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो वो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन पहले से तो नहीं थी हमारे अंदर, बट हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं कहीं पे टायर होते हैं साथ में, अगर ये वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो व्हीकल होता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी यही है, जितने ज्यादा आपके पास डेटा होंगे उसके बेस पे आप प्रिडिक्शन कर सकोगे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा फीड किया जाता है, कभी चेयर का, कभी एलिफेंट का, अलग अलग ऑब्जेक्ट के डेटा फीड किए जाते हैं। तो जितना अब किसी के पास, वो उतना प्रिडिक्शन कैसे सही देगा कि वो कार है, वो एलिफेंट है, वो काऊ है, वो कैसे बताएगा? उसका प्रिडिक्शन उस बेस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना डेटा स्टोर है, उसने कितना, अब जैसे जैसे मैं कहूँ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो चीजों को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। छोटा होगा तो हो सकता है कि वो कोई चीजों को मिसमैच कर जाए, ठीक है, हो सकता है टेबल को भी वो चेयर बोल दे, हो सकता है ऐसा, क्योंकि उसने कम चीजें देख रखी है, ठीक है। बट जैसे जैसे ग्रो होगा उसके पास क्या होगा, डेटा सेट बढ़ता जाएगा उसके पास, ठीक है। तो जैसे जैसे उसके पास डेटा सेट बढ़ेगा, उसका प्रिडिक्शन की जो वैल्यू है वो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब यही चीज यहाँ पे मशीन लर्निंग के साथ हुई थी। जब 1950 के अंदर पता तो चल गया था कि मशीन सीख सकती है, पर मशीन सीखेगी क्या, उसको प्रिडिक्शन के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए, और उस एरा में डेटा नहीं था, डिजिटल डेटा उतना नहीं हुआ करता था। जैसे हमने क्लाउड के टाइम पे उस समय भी कहीं भी डिस्कस किया होगा आपको कि उस समय जो डेटा हुआ करते थे, या मशीन ही नहीं थी, कंप्यूटर से इतने सारे डेटा कहाँ से जनरेट होता है, कंप्यूटर से जनरेट होता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल से जनरेट होता है, सेंसर है तो सेंसर से जनरेट होता है। तो उस टाइम पे वो इतनी सारी डिजिटल मशीन ही नहीं थी कि जिससे इतना सारा डेटा जमा, तो कहीं साइंटिफिक लैब में या रिसर्च लेबोरेटरी या डिफेंस में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एक एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एक कंप्यूटर हुआ करते थे। इवन अहमदाबाद में पहला कंप्यूटर 1980s के बाद आया है, ठीक है। तो इतने बड़े सिटी के अंदर 80s के बाद कंप्यूटर आया, तो सोचो 50 के टाइम पे कितने कंप्यूटर रहा करते होंगे, उसमें कितना डेटा जनरेट होता होगा। बट आफ्टर 2005 और 2000, जब 95 और 98 के पास इंटरनेट जब आया, उसके बाद से कमर्शियल होने लगा कंप्यूटराइजेशन का और बहुत सारे कंप्यूटर आने लगे। तो अभी जो मशीन लर्निंग इतना पॉपुलर है उसका बेस ये है कि अभी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जिसके बेस पे प्रिडिक्शन किया जा सके। अदरवाइज कम डेटा के साथ अगर प्रिडिक्शन किया जाता है तो प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जैसे कि बच्चा अभी अभी 2 चेयर के बारे में सिखाया उसको कि ये चेयर है, ये चेयर है, 2 चेयर उसको सिर्फ घर की बताई, हो सकता है तीसरी चेयर अगर वो बाहर कहीं देखे तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना सारा डेटा ही नहीं है। पर अब हम लोगों ने क्या है, इतनी सगत जगह घूम के इतनी सारी चेयर देख ली है कि अब दुनिया की कोई भी चेयर दिखा देगी तो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि दिस इज अ चेयर। क्यों? क्योंकि अब इतना सारा डेटा है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग भी अभी इसलिए पॉपुलर है और अभी उसकी एप्लीकेशन इसलिए बन रही है क्योंकि अभी इतना अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे मशीन के पास अवेलेबल है। जो जैसे अमेजोन की बात करें, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वो फॉलो करता है, तो क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास इतने सारे क्लाइंट का डेटाबेस है, उसके पास उसके लाइक्स हैं, डिसलाइक हैं, उसका कैपेसिटी है, उसका एक्सपेंस कितना करता है, सब कुछ उसके पास है, ठीक है। तो उसके पास इतना सारा डेटा जिसके बेस पे वो प्रिडिक्शन कर सकता है। तो बेस कि क्यों मशीन लर्निंग अभी पॉपुलर है, वो रीजन ये है कि अभी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। सो अब ये समझ में आ रहा है कि मशीन लर्निंग जो है वो पैरेलल कुछ तरह से ह्यूमन लर्निंग की तरह ही काम करता है। अपने पास जो डेटा है उसके बेस पे सीखता है। जरूरी नहीं कि हर चीज जो जिसके बारे में वो बताएगा वो एक्यूरेट ही होगी, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कितना डेटा है। सारे ऑब्जेक्ट अंदर पहले से फीड है ऐसा भी नहीं है कि उसके डेटाबेस में सब कुछ है और उसी के बेस पे वो देगा, नहीं। वो उससे को रिलेशन निकालेगा कि नहीं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है या इस तरह की इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे एक नई प्रिडिक्शन आपको देने वाला है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग टोटली डिपेंड करती है डेटा पे, ठीक है। तो आपका एक सब्जेक्ट शायद होगा DWDM, कोई पढ़ा है इस तरह का सब्जेक्ट, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, ठीक है।
तो फंडामेंटल जो है मशीन लर्निंग का या जो बेस है वो DWDM है। डेटा वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा जाता है, थाउजेंड्स और टन ऑफ डेटा जहाँ पे रखा जाता है, दैट इज द डेटा वेयर हाउस। डेटा माइनिंग मतलब उतने बड़े डेटा बेस में से या उतने बड़े वेयर हाउस में से माइन करने का, माइन मतलब जैसे गोल्ड माइन होता है, जैसे गोल्ड निकाला जाता है, डेटा माइन करके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का जो बेस है वो दैट इज अ DWDM, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जाए हम, तो हम मशीन लर्निंग के अंदर कुछ चीजें जो पढ़ने वाले हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। कुछ EDA लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। EDA मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाए, ठीक है। तो उसके अंदर जो लाइब्रेरीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द NumPy, NumPy न्यूमेरिक पाइथन है, यानी कि नंबर रिलेटेड जो है, नंबर रिलेटेड जो भी ऑपरेशन हमको करने हैं वो NumPy से होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक और लाइब्रेरी पढ़नी है दैट इज पांडास, ठीक है। पांडा डेटा फ्रेम के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद एक और लाइब्रेरी है दैट इज मैटप्लॉटलिब, और उसके बाद एक और लाइब्रेरी दैट इज द सीबॉर्न। देखना ये लोग सर ध्यान ત્રણમાં એની ડેસ્ક આપી છે ને તો ભલું પૂછે અત્યારે કઈ ના પછી એક્ઝામ પતો હોય ત્યારે આખું કોડ હોય राइट। सो फर्स्ट पोर्शन के अंदर यानी कि जो फर्स्ट मिड टर्म आएगा तब तक हम ये 3-4 लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये NumPy क्या है समझिएगा। न्यूमेरिक पाइथन मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंगल डायमेंशनल में या 2 डायमेंशनल में एरे हैं, नंबर्स हैं, एरे नहीं कहेंगे हम उसको, नंबर्स कहेंगे या लिस्ट कहेंगे। जैसे पाइथन के अंदर जितने भी एरे हैं उसको हम लिस्ट के फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। तो लिस्ट या सीरीज के फॉर्मेट में जितना भी डेटा है उसमें डेटा में मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, कंपेयर करना है, कंडीशंस लगानी है, वहाँ पे हम NumPy यूज करेंगे। तो NumPy एक पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथन क्यों यूज करें, क्योंकि पाइथन डेटा साइंस के लिए बेस्ट सूटेबल है। मतलब उसका सिंप्लिसिटी है, उसके स्ट्रक्चर ऐसा है या सिंटेक्स ऐसा है कि डेटा साइंस के लिए वेल सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस अब डेटा साइंस कैसा एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो सारी चीजें जो हम नॉर्मल पाइथन, कोर पाइथन के साथ पढ़ते हैं वो सारी चीजें टर्टल के अंदर भी पढ़ी जाती है, मतलब सॉरी मशीन लर्निंग के अंदर या कोई और GUI बनाओगे तुम उसके अंदर भी यूज हो सकती है। टर्टल में से एक पॉइंटर के फॉर्म में रहता है, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है या कोई शेप बनानी है तब टर्टल काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई ग्राफिकल एनिमेशन अगर कहीं देना है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो टर्टल आप काम में ले सकते हो, ठीक है। प्योर मशीन लर्निंग के लिए उसका कुछ काम नहीं। पाइथन है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है, हाँ। बिलियंस में भी बहुत गुड, ठीक है। आंसर अच्छा दीपांशु का कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लार्ज स्केल का जो डेटा है उसके साथ अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। दिस इज अ गुड रीजन, बट एक सिंगल रीजन नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जो इस तरह के काम कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, वो भी वेल सूटेबल है। उसके अलावा भी बहुत सारी मशीन लर्निंग की लैंग्वेजेस हैं, बट उस केस में क्या होता है समझिएगा कि उस केस में जैसे आर की बात करूं मैं, तो आर इज ओनली यूज फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। तो एक ऐसी लैंग्वेज सीखना जो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है और तुम्हें वो ड्राइविंग सीख के सिर्फ तुम्हें मान लो कि स्विफ्ट ही चलानी है, एक ही गाड़ी चलानी है, तो क्या तुम वहां पे जाओगे? या फिर मैं कहूँ कि तुम ड्राइविंग सीखो पर ऐसी जगह सीखो जहाँ पे तुम्हें स्विफ्ट भी चलाना आ जाए, होंडा सिटी भी चलाना आ जाए और कोई जीप दे दे तो वो भी चलाना आ जाए, कोई कहे बस, तो कौन सा पसंद करोगे? जहाँ पे सब सीखना मिलेगा, ठीक है। तो पाइथन को इसलिए प्रीफर किया जाता है कि आप मशीन लर्निंग भी सीख सकते हो उससे, जैसा हम सीखने वाले हैं। कोर पाइथन में आपने देखा होगा, आपने GUI भी बनाए होंगे, ठीक है, तो उससे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर पाइथन विद जेंगो नाम का एक फ्रेमवर्क है या फ्लास्क है तो वहाँ पे वेब बेस्ड भी एप्लीकेशन होती है। इवन पाइथन के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो पाइथन क्या एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है।
आप बाइंड नहीं हो कि आप सीख के सिर्फ मशीन लर्निंग ही कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पे मैंने भले मशीन लर्निंग सीखा है, मैं बाद में जाके वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा, है ना, मैं बाद में जाके कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाऊंगा पाइथन के अंदर, ठीक है। तो पाइथन कैसा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर वास्ट लाइब्रेरी है। मुझे मशीन लर्निंग करना है तो मैं ये यूज करूंगा, numpy, पांडा, मैटप्लॉट, सीबॉर्न यूज करूंगा। मुझे अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनानी तो उसके लिए कुछ और लाइब्रेरीज होंगी। मुझे कोर पाइथन करना है तो वहाँ पे अलग अलग रैंडम है, इंट है, इस तरह की अलग से लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके जरिए आप डाइवर्सिफाइड डोमेन के अंदर काम कर सकते हो, इसलिए पाइथन को प्रीफर किया जाता है, ठीक है। सो ये तो था कि पाइथन क्यों यूज किया। तो पाइथन हर तरह की जो डोमेन है या हर अलग अलग तरह के डोमेन के अंदर सुटेबल है, ठीक है। और मशीन लर्निंग के लिए इसलिए काम में लिया जाता है, जैसे बोल कि बहुत सारे जहाँ पे मल्टी चंक्स ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा जहाँ पे है वहाँ पे इजीली ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। या इसके अंदर इतनी सारी जो लाइब्रेरीज है, जैसे numpy है, pandas है, मैटप्लॉटलिब है, seaborn है, sklearn है, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज बना के रखी है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा एनालिसिस बहुत इजी से हो सकता है, ठीक है। जब आप यूज करोगे इनका तब आपको समझ में आएगा कि हाउ इजी इट इज, राइट। सो numpy मैंने कहा कि जैसे न्यूमेरिक पाइथन है जहाँ पे लेबल डेटा नहीं है। लेबल डेटा नहीं है मतलब जहाँ पे जैसे हम लोगों के पास डेटा, जैसे डेटाबेस की बात करो, कई बार तो ऊपर कॉलम हेडर होते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम और उसके नीचे क्या होंगे, स्टूडेंट के नेम, मार्क्स तो मार्क्स होंगे, सीईसी तो सीईसी मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है जहाँ पे लेबल डेटा होता है वो फ्रेम कहा जाता है। बट जहाँ पे लेबल नहीं है, सिर्फ सिर्फ नंबर ही डाले गए हैं, वहाँ पे कोई नंबर, जैसे आपको जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में कोई एड्रेस नहीं है कि वो पहली रो में क्या है, दूसरी रो में क्या है, तीसरी रो में, ऐसा कुछ कॉलम हेडर्स नहीं है, कॉलम हेडर या रो हेडर नहीं है। सिर्फ जहाँ पे नंबर है वहां पे ये numpy काम में लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास कॉलम हेडर और रो हेडर है, ठीक है, मतलब कॉलम के ऊपर कुछ नाम लिखा होगा, इसको यहाँ पे लेबल डेटा बोला जाता है। इन अनलेबल डेटा है, जबकि यहाँ पे लेबल होता है। लेबल मतलब जहाँ पे ऊपर हेडर लिखा हुआ है कि ये मार्क्स है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसा अगर ऊपर कोई हेडर लिखा हुआ किसी डेटा का जिसको देख के बता सकते हो कि आप क्या चीज देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेबल डेटा, ठीक है। अब बाद में समझ में आएगा कि लेबल का फायदा क्या है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, इस तरह की चीजें जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि व्हाट इज। बट अभी के केस में समझो कि जिस तरह से तुम्हारे पास एक्सेल शीट होती है, ठीक है, तो एक्सेल शीट के अंदर हम ए बी सी डी इसी तरह से उसके हेडर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और हम जैसे मार्कशीट होती है तो मार्कशीट के ऊपर भी अपना लेबलिंग होता है, ठीक है। तो जहाँ पे किसी भी कॉलम के ऊपर हेडर लिखा हुआ है दैट इज अ लेबल डेटा, ठीक है। जब लेबल डेटा की बात करते हैं तो तब क्या आता है, पांडास आता है, ठीक है। और पांडास के अंदर जो डेटा रहता है वो डेटा स्ट्रक्चर रहता है डेटा फ्रेम, ठीक है। तो एक फ्रेम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं और डेटा की लेबलिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल एक लगेगा कि एक्सेल शीट जैसा, एक्सेल में जिस तरह के काम किए जाते हैं उस तरह के सारे ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। बट एक्सेल क्यों यूज नहीं करते हैं वो समझना पड़ेगा कि आप जब भी कोई डेटा सेट यूज करोगे मशीन लर्निंग के अंदर तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड की जब फाइल अगर मैं एक्सेल के अंदर ओपन करूंगा तो एक्सेल मेरा क्रैश हो जाएगा। आप करके देखना, कोई सीएसवी फाइल जो बड़ी सीएसवी फाइल है उसको एक्सेल शीट में ओपन करके देख लेना, एक्सेल शीट आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो वो डेटा ही ओपन नहीं कर सकता। ऑपरेशन की तो बात की बात है कि उसके अंदर आप एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, मैक्स निकाल दो, तो बात की बात है, आप उसको शीट को ओपन ही नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो एक्सेल का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो कि ऐसा एक्सेल जिसके अंदर सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं विथ लार्ज डेटा सेट, तो वो है आपका पांडास, ठीक है। वो डिफरेंस भी समझेंगे कि पांडास और numpy में क्या क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं numpy और पांडा, वो मैथमेटिकली डेटा को कहीं पर प्रोसेस करने के लिए काम में लिया जाता है कि डेटा में मिक्स निकालना है, मैन निकालना है, एवरेज निकालना है, वेयर कंडीशन लगानी है। तो ऐसा जब काम है तो आप numpy और पांडास यूज करते हो। उसके बाद ये जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, वो आपका विजुअलाइजेशन के काम में आता है। हाँ, इसमें आपको ग्राफ मिलेंगे। विजुअलाइजेशन का मतलब कैसा है कि मान लो कि हमने जेएलएस स्टूडेंट का पूरा डेटा है और मैं उसमें निकालना चाहता हूँ कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसा पूरा तुम्हारे क्लास का पूरा अटेंडेंस शीट है और वहां पे सबके नाम के आगे मेल फीमेल ऐसा लिख रखा है और मुझे वो पूरा डेटा सेट ऐसा दिखा दिया जाए, है ना, 70 लोगों के नाम है और उसके आगे किसी कॉलम में मेल लिखा है, कहीं पे फीमेल लिखा है, कहीं मेल लिखा है, कहीं फीमेल लिखा है, ऐसा ही होगा। अगर आप अपनी सीट अटेंडेंस शीट है उसके आगे जेंडर लिखा हुआ है तो आप एनालिसिस करो तो कैसा दिखेगा डेटा कि कुछ कॉलम में कहीं कहीं पे मेल कहीं पे फीमेल ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब मैं अचानक से आपको पूछ लूंगी कितने मेल है फीमेल है, बता दोगे तुरंत से?
या तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3, जहां जहां मेल लिखा होगा वहां पे काउंट करना पड़ेगा, जहां पे फीमेल लिखा हुआ वहां पे काउंट करना पड़ेगा। मैं आपको पूछ लूं कि मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा है तो भी काउंट करना पड़ेगा, दोनों के नंबर को एनालिसिस करना कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। बट मान लो कि पाई चार्ट बना हुआ है और वहां पे मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन है, तो बार चार्ट बना हुआ है, वहां पे अगर आपको 2 बार लिखे हुए, एक बार पे मेल लिखा हुआ है दूसरे पे फीमेल लिखा हुआ है, तो सिंगल 1 सेकेंड चाहिए आपको। दोनों बार चार्ट को देखा देखा कि मेल वाला का बार छोटा है फीमेल का बार बड़ा है, मतलब सीधा पता चल जाएगा कि फीमेल मतलब जिसका बार चार्ट ज्यादा है तो वैल्यू बड़ी है, तो वो बड़ा है, तो वो नंबर बड़ा है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन किया जाता है ताकि आपके पास जितना डेटा है इतना, अब यहाँ पे डेटा बहुत है, ऐसा नहीं कि 50 रो है तो मैं गिन लो या 70 लोगों का रिकॉर्ड है, यहाँ पे तो टन्स ऑफ डेटा, तो वो तो गिनने बैठेंगे नहीं हम, ठीक है। तो अब इतना सारा डेटा है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे आपको बार चार्ट मिलेंगे, पाई चार्ट मिलेंगे, लाइन चार्ट मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं, बॉक्स चार्ट है, वायलिन चार्ट है, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स उसके हैं, स्केटर टाइप्स है, ठीक है। तो ये सारे मैटप्लॉटलिब के अंदर मिलेंगे, और मैटप्लॉटलिब का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज द सीबॉर्न, ठीक है। मैटप्लॉटलिब में जो ग्राफिक्स है, जो इमेजेस होती है, वो इतनी स्मूथ नहीं होती है, उसी को एक्सटेंड करके बाद में सीबॉर्न बनाया गया है। मैटप्लॉटलिब के टॉप अप किया गया, नहीं मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही एक नया एप्लीकेशन बनाया गया, दैट इज द सीबॉर्न लाइब्रेरी, ठीक है। अब जब मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जब मिल जाते हैं तो वो कुछ कुछ मैटलैब के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। मैटलैब एक हैवी सॉफ्टवेयर है, अगर किसी ने मैटलैब के बारे में नाम सुना है तो मैटलैब इज अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, जो नॉर्मली यूज होता है डिजाइनिंग पर्पज से, जैसे हम लोग एक कार का डिजाइन और इस तरह की जो चीजें बनती है कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो तब मैटलैब यूज किया जाता है, ठीक है। बट दैट वो बहुत कॉस्टली भी है और बहुत हैवी सॉफ्टवेयर, जबकि ये लाइब्रेरीज हम पाइथन के अंदर यूज कर लेते हैं तो कुछ हैवीनेस नहीं होता है, आपके सिस्टम के ऊपर कोई बहुत बर्डन नहीं पड़ने वाला, आप सिंपल क्या कर रहे हो, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हो। तो बट मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न सारी फैसिलिटी मिलके एक मैटलैब का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइब्रेरी है आपके पास, वो विजुअलाइजेशन का काम करती है। विजुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पे चार्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है, दीज आर द टाइप्स, पाई चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो, लाइट चार्ट बना सकते हो, बॉक्स चार्ट बना सकते हो, और भी स्केटर प्लॉट और अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक का सिलेबस हम टारगेट रखेंगे कि फर्स्ट मिड टर्म से पहले ये सारी चीजें कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो चालू होता है वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एक्चुअल एल्गोरिथम जो शुरू होती है, और उसके लिए भी एस्केलन है, साइकिट है, इस तरह की लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, हाँ ये मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है, बट बेसिकली सुपरवाइज और अनसुपरवाइज पे फोकस किया जाता है कि व्हाट इज द सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे फर्स्ट मिड टर्म के बाद, जहाँ पे साइकिट है, स्केलन है, लीनियर रिग्रेशन है, वो सारे मॉडल्स के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये कुछ कुछ सिलेबस स्ट्रक्चर रहेगा तुम्हारे कि शुरू में हम एडीए पे जाएंगे, 3-4 लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे, और फिर मशीन लर्निंग एक्चुअल एल्गोरिथम पे, जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, उसके कुछ एल्गोरिथम, उसके बारे में बात करेंगे। सर थर्ड सेम में एक ट्रैक आता है, मतलब डेटा एनालिटिक्स का, तो उसका एमएल के साथ कनेक्शन है? एमएल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, एमएल नहीं कह के उसको हम डेटा साइंस के साथ कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। ये सारा पार्ट डेटा साइंस का ही है। एमएल भी मतलब है मशीन लर्निंग, बट एक्चुअली क्या कर रहे हो आप, डेटा को इस तरह से यूज कर रहे हो, ठीक है, ताकि मशीन अच्छे से प्रिडिक्शन दे सके। अब वहां पे आपने यहाँ पे कोर पाइथन सीखा, पाइथन के बेस पे आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पाइथन तो जनरल पर्पज लगे, यानी कि सेकंड सेम के बाद अगर आप एग्जिट की सोचे नहीं, बट ये सोचे कि सेकंड सेम के बाद कैरियर पर्सपेक्टिव क्या है हमारे, ठीक है। तो आप ओपन माइंडेड हो अभी कि आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो, आप फ्लटर सीख रहे हो तो फ्लटर में भी जा सकते हो, आप कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या उस तरह की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जा सकते हो। बट व्हेन यू चूज दैट कि मैं डेटा साइंस ले रहा हूँ ट्रैक में जाके, तो उसका मतलब कि आप क्या चाहते हो कि आपका कैरियर उस साइड बने, ठीक है। तो तब मैंने अभी जो बात करी आर स्टूडियो की, तो वो थर्ड सेम में जाके वहाँ पे आर पढ़ोगे, जहाँ पे वापस से यही चीज है कि डेटा सेट कैसे यूज करते हैं, मशीन लर्निंग कैसे यूज करते हैं, या
कैसे डेटा को एनालिसिस किया जाता है, चार्ट कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, किस तरह से डेटा को रीड करेंगे, वो सारी चीजें किस में पढ़ोगे, फिर आर में पढ़ोगे, स्पेसिफिक फॉर डेटा साइंस, कि आर तो इसीलिए बनी हुई है। तो ये सारी चीजें तब जाके वापस मिलेगी आपको। तो अभी हमने बात करी थी कि हम जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे या मशीन लर्निंग का प्रिडिक्शन होगा वो डेटा के बेस पे होगा, ठीक है। अब ये डेटा सेट अगर हमें चाहिए अभी सीखने के लिए तो कहाँ से मिले, किसी को पता है कहाँ से मिलता है डेटा सेट? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेस फॉर द डेटा सेट? Kaggle और दूसरा गिटहब और यूसी बार्कले करके एक रिपोजिटरी है। यूसीआई, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे gov.data या ऐसा कुछ करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी वेबसाइट है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के जो डेटा सेट है वो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो केगल है, गिटहब है, यूसीआई रेपो है या कुछ और गवर्नमेंट साइट्स पे आपको CSV फाइल्स मिल जाती है। इसके अलावा कई कंपनीज हैं जो आपको डेटा दे सकती हैं या फिर आप अपना खुद का कस्टम CSS भी बना सकते हो, ठीक है। बट कस्टम CSV उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि डेटा आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड आप खुद नहीं बनाने वाले। आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए या सीखने के लिए कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स का डेटा शीट तैयार कर सकते हो, बट एक्चुअल आपको मशीन लर्निंग करना है तो आपको इन्हीं से कहीं से डेटा सेट को डाउनलोड करना है और उसको यूज करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि केगल किस तरीके से काम करता है, वहां पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो यूआई पे आपको जैसे दिख रहा है कि केगल डेटा वेबसाइट दिख रही है और वहां पे आपको देखोगे तो एक पोकेमॉन डेटा सेट है, ठीक है। बहुत फेमस गेम हुआ करता था थोड़े टाइम पहले, बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लोग भागते रहते थे तो गाड़ी में उतर के कभी गार्डन में चले जाते थे, कभी रोड पे उतर के चलने लग जाते थे, ठीक है। तो पोकेमॉन गो पे पूरा एनालिसिस कर रखा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के डेटा सेट यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 160 KB का एक डेटा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 41 कॉलम्स हैं। ये 41 कॉलम मतलब बहुत बड़ी साइज होगी, ठीक है। रो तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी डेटा सेट के अंदर, पर कॉलम कैसा होता है, 7 कॉलम, 8 कॉलम, 10 कॉलम, 41 कॉलम मतलब बहुत सारे वेराइटीज उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे उसके कॉलम्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये, तो डेटा के साथ काम करने स्टैटिस्टिक्स का होना जरूरी है। नहीं, अभी इनिशियल पीरियड पे जरूरी नहीं है, बट जब आप एक्चुअल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करोगे तब आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। हाँ, स्टैटिस्टिक्स आना ही चाहिए थोड़ा। जैसे लीनियर, हाँ, मीन मीडियन मोड है, या जैसे हम लिखते हैं कि b+c=x लिखते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन हम लिख रहे हैं। तो नॉर्मली देखो दो चीजें, एक आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बनाया बनाया एल्गोरिथम मिलेगा, आपको सिर्फ उसके अंदर क्या करना है, वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करते हो, सिर्फ मॉडल यूज करते हो। जैसे मान लो कि मुझे शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम कि शॉर्ट फंक्शन यूज कर लेते हो, शॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है। बट अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि शॉर्टिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मान लो मैंने बबल शॉर्ट यूज किया, तो फंक्शन लिख दिया बबल शॉर्ट और उसके अंदर एक एरे पास कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, उस एरे को बबल शॉर्ट से शॉर्ट कर दिया। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आपको क्या फायदा होगा, आपको ये पता रहेगा कि बबल शॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। द सेम थिंग कि मशीन लर्निंग अगर आपको यूज करनी है तो आपको कोई इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि फिर उसने किया क्या है, वो काम कैसे करता है। नहीं, आपको सिर्फ फंक्शन का नाम यूज करना है, आप उसके अंदर आपके डेटा सेट को डालते हो, उसका आउटपुट आ जाता है, प्रिडिक्शन जो भी होगा वो आ जाएगा। बट आपको अगर इन डेप्थ पता करना है कि नहीं वो फंक्शन काम कैसे करता है, तब आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए, क्योंकि अलग अलग मॉडल है तो आप देख पाओगे कि किसके अंदर, जैसे शॉर्टिंग के अलग अलग, जैसे लीनियर
शॉर्ट हो गया या बबल शॉर्ट हो गया, रेडिक शॉर्ट हो गया। अगर आपको बहुत सारे शॉर्ट पता है वो कैसे काम करते हो, तो आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा शॉर्टिंग मैकेनिज्म अच्छा है, क्योंकि आपको उसका इंटरनल वे ऑफ वर्किंग पता है कि वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे भी है कि आप बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, उसमें कौन सा अच्छा है, वो कैसे काम करेगा, जिसका बैकग्राउंड आपको पता है कि वो किस बेस पे काम करता है, तो आप अच्छा सा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। यस, ठीक है। तो जैसे केगल आप देख ही रहे हो, तो केगल पे आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन का कोई डेटा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन भी चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये ईडीए का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से पाई चार्ट को आप अच्छे से डेटा के अंदर विजुअलाइज कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा वेबसाइट बोला था, यूसीआई? यस, ये नहीं है। हम्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बैंक मार्केटिंग है, कार इवोल्यूशन है, ठीक है, फॉरेस्ट फाइल्स हो गया, स्टूडेंट परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे डेटा सेट हैं जहाँ पे आप अपने मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अलग अलग यूज करके उसके ऊपर अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, डेटा सेट का मतलब नॉर्मली जैसे इसने आर में काम कर रखा है, ठीक है, डॉट आर है। डेटा सेट मतलब नॉर्मली जो फाइल रहती है 90% चांस है आपको डॉट सीएसवी फॉर्मेट में ही वो डेटा मिलेगा। हाँ, सीएसवी ही है यहाँ पे, बट वो ज्यादा डेटा है और शायद फाइल खोल नहीं पा रहा है इसको। ठीक है, तो ये इसके कॉलम है, कौन सी स्कूल से है, उसका जेंडर क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, जॉब क्या है, रीजन, गार्जियन कौन है, ट्राइवल टाइम क्या है, स्टडी टाइम क्या है, ठीक है। ऑल दिस आर द, अब ये जो बोला जाता है यही लेबल बोला जाता है मशीन लर्निंग में, इसी को क्या बोला जाता है, लेबल बोला जाता है। अगर डेटा सेट के अंदर ये फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ये सारा अनलेबल डेटा है, ठीक है। अगर ये लेबल है तो लेबल डेटा बोला जाएगा, जिसको सुपरवाइज स्टडी के अंदर बोला जाता है। अगर ये लेबल नहीं है डेटा सेट तो फिर अनसुपरवाइज एल्गोरिथम यूज करते हैं। नहीं नहीं, ये सारे रो कॉलम इक्वल अलग अलग ही होंगे, वो शायद ये शीट कॉलम इश्यू है यहाँ पे। फॉर्मेटिंग का कुछ इशू इसलिए नहीं खुल रहा, अदरवाइज सीएसवी फाइल रो एंड कॉलम में जिस तरह से हमारा एक्सेल फाइल होता है उसी तरह से दिखेगा। उसको नोट पेड में खोलोगे तो आपको कॉमन सेपरेटेड वैल्यू मिलेगी। देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कॉलम को कॉमा कॉमा लगे हुए हैं, ये सेमी कॉलम से सेपरेटेड है सारी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक दो साइट होगी, केगल हो गया आपको, इसे दिख गया, इसी तरह से आप गिटहब पे जा सकते हो, वहां से सीएसवी ले सकते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, ठीक है।
कि आप जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसका, जैसे पाइथन है तो आप पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो या पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक। हाँ, जाके आप, ठीक है। अभी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम कहाँ लिखोगे आप, ठीक है। तो ये नॉर्मल कोई भी पाइथन शेल पे चल सकता है, कोई भी पाइथन शेल आप यूज कर सकते हो, आइडियली यूज कर सकते हो। बट अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हो तो वो लाइब्रेरी सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। यानी कि मैं नमपाई चलाना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे नमपाई इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे pip इंस्टॉल नमपाई या pip इंस्टॉल pandas, ठीक है। तो आपको पाइथन शेल पे भी, या जो टर्मिनल आप यूज करते हो पाइथन लिख के, उस पे भी ये सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको जो भी लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो उसको, जो लाइब्रेरी है उसका वीडियो देखा था कि मशीन लर्निंग में एक्चुअली अच्छा अगर फेस रिकॉग्नाइज करवाना हो तो ग्रिड देता है, यहाँ पे पॉइंट की होता है, तो ग्रिड से डेटा जैसे लाइनिंग अलग होती है, उसकी वजह से फेस रिकॉग्नाइज होता है। टर्टल वो सिर्फ बनाने का काम करता है स्ट्रक्चर, इंटरनली कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम नहीं देता। आपको जो यूआई दिखा रहा है उसके लिए टर्टल, इंटरनल जो लॉजिक है वो उसके लिए नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो पाइथन शेल पे आपको एक्सप्लिसिटली जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बट उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है दैट इज द एनाकोंडा। तो एनाकोंडा क्या है, एक साइंटिफिक पैकेज है, राइट। पाइथन, एनाकोंडा सब स्नैक के नाम दिए हैं उन्होंने। बट एनाकोंडा क्या है, कैसा पैकेज है जहाँ पे सब हर तरह की लाइब्रेरीज अवेलेबल है कि आपको एसक्यूएल यूज करना है, सीबन यूज करना है, मैटप्लॉट करना है, पांडास करना है, तो वो सारी लाइब्रेरी आपको एक्सटर्नली इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनाकोंडा जब भी हम यूज करते हैं तो सारा का सारा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अगर एनाकोंडा, क्या लिखा हो रहा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो पॉपुलरिटी अगर समझना चाहो तो एक्चुअली एनाकोंडा क्या चीज है, एक्चुअली एनाकोंडा क्या है, किसका नाम है, एक रेप्टाइल या स्नेक्स का नाम है। बट अगर किसी की आइडेंटिटी खत्म कर दी, समझो एनाकोंडा का जब पैकेज का नाम रखा है, मतलब उस रेप्टाइल की या उस स्पीसीज की आइडेंटिटी गूगल पे नहीं आ रही है, पहले क्या आ रहा है। तो इससे ये पॉपुलरिटी समझ में आती है कि अगर मैं किसी के बारे में ढूंढूं और जो एक्चुअल ओरिजिनल चीज है, अदरवाइज क्या होना चाहता है, यहाँ पे सारी इमेजेस है। अभी मैं लायन लिखूंगा तो क्या आएंगे, लायन के इमेजेस आने चाहिए, यहाँ पे शेर दिखेगा, ठीक है। बट एनाकोंडा नाम रख के क्या कर दिया है, इस जो साइंटिफिक पैकेज है, ये जो पैकेज है उसकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है कि उसने जो ओरिजिनल स्पीसीज है उसको सरप्रेस कर दिया है। अरे समझे, तो चलो वो तो अलग बात है। हाँ, कोबरा भी है। पाइथन भी एक्चुअली स्नेक का नाम है ना। ठीक है, तो आप लोग एनाकोंडा यूज करोगे, लैब 1 के अंदर सब मशीन पे एनाकोंडा इंस्टॉल है। हाँ, मैक के अंदर सारे मशीन पे एनाकोंडा, आप अपने मशीन पे भी कर सकते हो एनाकोंडा, ठीक है। तो एनाकोंडा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अंदर इम्प्लिसिटली बहुत सारी चीजें हैं, पूरा का पूरा एक पैकेज है ये। उसको हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, बट फ्रेमवर्क से कुछ बड़ी चीज है, ठीक है। जैसे फ्रेमवर्क बोलेंगे तो सिंपल एक ही टाइप का काम होता है, ठीक है। ये पूरा एक बड़ा पैकेज है, ठीक है। एनाकोंडा के अलावा अगर हम लोग, जैसे एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपकी मशीन पे, और वो आपकी मशीन के कंप्यूटेशन पावर के हिसाब से चलता है कि आपकी मशीन में कितना कंप्यूटेशन पावर है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है दैट इज द गूगल कोलैब। कितने लोगों ने यूज किया गूगल कोलैब, गूगल कोलैब। ठीक है, यस। ठीक है, तो कोलैब एक ऐसा टूल है जो गूगल अपने को देता है, जहाँ पे पाइथन कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो स्पेशली वेल सुटेड फॉर मशीन लर्निंग, इट इज हाईलाइटेड। ये जो पाइथन कोड, कोई भी पाइथन चला सकते हो वहां पे, बट वेल सुटेड फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो गूगल कोलैब है आपकी कंप्यूटिंग पावर यूज नहीं करता है, ये गूगल अपनी तरफ से ब्राउजर बेस्ड कंप्यूटिंग पावर देता है, एंड इट इज जीपीयू बेस्ड कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। हम लोग जैसे सीपीयू यूज करते हैं
तो हाई एक्सटेंडेड या हाईली जो प्रोसेसर्स होते हैं उसको जीपीयू बोला जाता है, ठीक है। तो जीपीयू बेस आपको कंप्यूटिंग पावर्स मिलती है, ठीक है। एक्चुअली जीपीयू या सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड ज्यादा है। सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं या हाईली प्रोसेसिंग पावर कह सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के अंदर जीपीयू के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके जो एल्गोरिथम लिखे जाते हैं वो बहुत हाई एंडेड पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो गूगल कोलैब जो है, आप ऑनलाइन कहीं पे बैठे हो और आपको कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है, टेस्ट करना है, तो कहीं से भी एनी मशीन, आप कोई भी ब्राउजर खोल के वहां पे कोलैब में साइन इन कर सकते हो और वहां से सीधा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो गूगल कोलैब और एनाकोंडा दोनों ही आपको नोटबुक देते हैं, ठीक है। अब नोटबुक क्या है, एक आईडी है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। थोड़ा सा लुक एंड फील देखेंगे कि नोटबुक का आईडी, नोटबुक मतलब इसका नाम इसीलिए लग रखा है, जैसे हम लाइन बाय लाइन नोटबुक अगर देखते हो आप, तो उसमें क्या आता है, हर लाइन के अंदर आप एक एक लाइन के अंदर एक एक सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको देखो एक एक लाइन में आपको कोड लिखने का फैसिलिटी देता है कि मुझे फर्स्ट लाइन में लिखना है कि प्रिंट, राइट। आपको इसके बाद सेकेंड लाइन का कोड देखना है कि नहीं, मुझे सेकेंड लाइन में 1:10। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाके अपने पाइथन कोड को एग्जीक्यूट, हाँ, किसी वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं या कोर पाइथन के जितने भी फंक्शंस है डायरेक्टली काम में ले सकते हो, जिसके लिए ना तो आपको पाइथन में ये जो ऑनलाइन हमें प्रोवाइड करा कि आपको टोटल इतना रैम है और इस प्रोग्राम में कितना रैम यूज में आ रहा है, ठीक है। देखो कुछ और फंक्शंस भी यहाँ पे आपको देखेंगे, जैसे मैं इस लाइन को वापस रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ब्लू टिक के बाद टाइमिंग लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे या आपके मशीन पे रन करके देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड्स में दिखाएगा कि कितना टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट होने में। सेकेंड से भी कम है तो 0 सेकेंड्स एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। आप पता लगा सकते हो कि आपने जो लाइन कोड लिखा है, इसीलिए लाइन बाय लाइन इसलिए किया है कि किस लाइन की वजह से आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर आपको इंप्रूव करना है या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो मान लो आपने डिक्शनरी यूज किया है या आपने फाइल से डेटा रीड करवा रहे हो जहाँ पे 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसा लग रहा है, तो आप हो सकता है कि उस कोड को और ज्यादा एफिशिएंट वे में लिखो ताकि वो एग्जीक्यूशन टाइम उसका कम हो सके, ठीक है। तो आप लाइन बाय लाइन आप परफॉर्मेंस देख सकते हो कि मुझे कौन सी जगह पे जाके टाइम को कम करना है। आपको एरर आएगी तो पर्टिकुलर लाइन पे पता चल जाएगा कि नहीं इसी जगह पे एरर है, तो सीधे सीधे जाके उसी लाइन पे जाके आप उसको चेंज कर पाओ, ठीक है। अब कंपल्शन नहीं है कि आप एक एक लाइन ही यूज करो, आप चाहो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, जैसे अब तक कोर पाइथन में आप प्रोग्राम लिखते थे पूरे 10 लाइन एक ही साथ, तो पूरे 10 लाइन एक ही सेल के अंदर जाके लिख सकते हो। तो एंटायर प्रोग्राम कैन बी रिटन ओनली इन अ सिंगल सेल ओनली, डायरेक्टली कोड को यहाँ पे शेयर किया जा सकता है किसी के साथ भी। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो मैं ड्राइव पे शेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली मेरे कोड को, किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं हम, मल्टीपल लोग अगर एक ही प्रोग्राम पे काम करना चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ड्राइव, गिटहब, इस सब पे सेव किया जा सकता है। और उसके अलावा कुछ और फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं जो डाउनलोड है, इसके अंदर आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हो। IPYNB इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटबुक इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। IPYNB मीन्स
इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, यानी कि आप इस फाइल को IPYNB से शेयर करोगे, उसके बाद किसी भी ब्राउजर में जाके ओपन करोगे, इसी फॉर्मेट के अंदर जाके खुलेगा। सेकंड्स का नीचे आ रहा है, हाँ, सेकंड्स का नीचे आ रहा है, ये ना यार ये ओवरऑल का बता रहा है। ओवरऑल पूरा का 1358 तो टाइम है ये, मतलब सर लास्ट जब आपने एग्जीक्यूट किया होगा ना, वो टाइम है किस टाइम पे आपने एग्जीक्यूट किया, 1:58 है सर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हमने कहा कि ये डेटा सेट के साथ काम करता है, तो मैं जो अपनी कोई डेटा सेट की CSV फाइल कहीं से अपलोड करनी है, तो मैं अपने सैंपल डेटा के अंदर यहाँ पे रख पाऊंगा। जैसे यहाँ पे JSON फाइल है, CSV फाइल है ना, ये सारे ट्रेनिंग डेटा सेट है जिसके बेस पे मैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को टेस्ट करना है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन कह सकते हैं या हम टूल कह सकते हैं जहाँ पे हमारे मशीन लर्निंग के प्रोग्राम हम रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता चली, एक एनाकोंडा में हो सकता है, दूसरा गूगल कोलैब में सकता है। इन दोनों का UI बिल्कुल सेम टू सेम है, एनाकोंडा की बात करूं या नोटबुक की बात करूं मैं, जो तो दोनों का सेम टू। एनाकोंडा एक पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर आपको जो चीज यूज करनी है दैट इज द जुपिटर। अगर आप देखोगे यहाँ पे एनाकोंडा में आपको जो जुपिटर नोटबुक, ठीक है, तो जुपिटर के अंदर भी देखोगे तो आपको इस तरह से सेल बाय सेल मिले, अलग अलग एक एक सेल मिलेगी जहाँ पे जाके अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके आपको सेल यहाँ पे मिलती जाएगी। तो आपके पास एनाकोंडा हो सकता है, गूगल कोलैब है, जुपिटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग कोर पाइथन में करना चाहो तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि आप सबलाइन में काम कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आप जेंगो या पाइथन के जैसे प्रोग्राम बनाते होंगे सबलाइन में, तो सबलाइन में भी काम कर सकते हो, बट उस केस में आपको इम्प्लिसिटली वो सारी लाइब्रेरीज एक्सप्लिसिटली डालनी पड़ेगी, pip इंस्टॉल पाइथन, ये जो भी है, पांडास है, मैटप्लोटलिब है, तो आपको खुद को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके टर्मिनल पे। ठीक है, तो वो तरीका भी है। इसके अलावा एक और पाइचाम, जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो पाइचाम के अंदर भी ये सारे प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, VS कोड में डायरेक्ट एनाकोंडा नहीं जाए, VS कोड भी यूज कर सकते हो, बट VS कोड के अंदर आपको जो लाइब्रेरीज है वो तो इंक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब ये पाइचाम में भी तो करना हाँ, पाइचाम में भी करनी पड़ेगी। एनाकोंडा और गूगल कोलैब के अलावा बाकी किसी पे, जुपिटर के अलावा, इन दो तीन जनों के अलावा बाकी सब जगह करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये पाइथन डेटा साइंस हैंडबुक है, उसका जो ई बुक है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका ई बुक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और वहाँ पे सीक्वेंस में आपको सारे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय करने का बोला गया है, फ्री ट्रायल अवेलेबल है, बट मेरे पास उसका पूरा ई बुक पड़ा हुआ है। आई विल शेयर विद ऑन मूडल। क्या हुआ, स्नैक्स के नाम पे हंसी आ रही? ठीक है, अभी आप लोगों को एक डेटा सेट डाउनलोड करना है, चाहे वो आप केगल से करो, गिटहब से करो, यूसीआई से करो, वेर एवर। ठीक है, जहां से भी आपको एक डेटा सेट डाउनलोड करना है, एंड उसका डिस्क्रिप्शन पता करना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है वो डेटा सेट किसके लिए है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने कॉलम्स है उसके अंदर, ठीक है, नल वैल्यू कितनी है उसके अंदर, ये सारी चीजें पता करनी है उसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है किसी कॉलम के अंदर, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से हैं उसके अंदर। जो डेटा सेट अभी लोगे आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 4 रो उसके अंदर रिकॉर्ड है या 2 या 4 कॉलम है, ऐसा नहीं। कोई अच्छा डेटा सेट लीजिएगा जिसके बेस पे आप वो सीईसी असाइनमेंट हम फाइनल करेंगे, और उसी के ऊपर सारे एप्लीकेशन, यानी कि हम
पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, एक एक करके एक्टिविटी उसी पे करोगे। जैसे मैं एक डेटा सेट उठाऊंगा और आप अपने डेटा सेट पे, जैसे किसी ने टाइटैनिक उठा लिया, किसी ने कोविड से रिलेटेड डेटा सेट लिया है, किसी ने कार का डेटा सेट लिया है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डेटा सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कोई सा भी एक डेटा सेट ले लीजिएगा, उसके बारे में पूरा जितना डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होगी अच्छे से, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो डाउनलोड एनी डेटा सेट, ठीक है, और उसके ये सारे फीचर्स पता करो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नल वैल्यूज, मैक्स, मीन, न्यूमेरिक कॉलम्स, ये सारी चीजें पता करिए। फिर अभी कर लो। हाँ अभी, हाँ सीधे डेटा साइट पे जाना है, डेटा सेट। स्टार्ट। जल्दी बस शेयर कर देना सबके साथ। मैं डाल दूं? हाँ, ग्रुप में डालूं? ग्रुप में तो क्या डालेगा, व्हाट्सएप पे तो मेल वेल नहीं है तुम्हारे पास? है? ड्राइव पे है तो ड्राइव पे शेयर करके रख सकते साथ में। सबके का मेल आईडी का अगर तेरे ड्राइव पे डाल दे तो जो बोले उसके साथ शेयर कर देना। अरे मेरा से आज ना आज स्कूल में स्टूडेंट लोग हैं। कैसे मॉर्निंग केक
आर ऑनलाइन, सब लोग अपने अपने डेटा सेट का नाम लिखो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम लिखो उसमें। आपने जो डेटा सेट डाउनलोड किया उसका नाम और उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम लिखिए। रोमा कौन सा डेटा सेट डाउनलोड किया है? हर्ट फेलियर प्रेडिक्शन डेटा सेट। ओके 918 into 12। ओके गुड। बाकी लोगों ने नहीं किया अभी तक? मारून निकाल का मारून अंदर ले जाओ सर्च कर डेटा माइनिंग नहीं करूंगा सर्च कर मारून यस रोमा, है ना, इट्स फाइन। अभी आपको सिर्फ डेटा से डाउनलोड करके रखना है एंड जैसे जैसे हम एक एक लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ते जाएंगे, जैसे पांडास पढ़ा तो आप लोग आपके डेटा सेट पे भी पांडास के ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखोगे, ठीक है। नमपाई पढ़ा तो नमपाई का ऑपरेशन पढ़ के देखोगे। जैसे आपने जो डेटा सेट डाउनलोड किया उसके ऊपर वो सारे ऑपरेशन करके देखना है आपको। कोलैब में करवाना कोलैब पे नहीं, एनाकोंडा में करेंगे उस लैब में। कोलैब में वादा नहीं, पर कोलैब में जब मिड टर्म होता है तब इंटरनेट पे नहीं करा सकते एग्जाम। इस लैब में करने की जरूरत नहीं, आज ही करना नहीं इस लैब में। तो इस लैब पे मशीन बेचा रहे हो। ओके धवल, बोलो। मेटा डेटा किसी डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो आप, ठीक है। जैसे मान लो कि 25 डेटा है, 25 की इंफॉर्मेशन क्या कि इंटीजर टाइप का है, इट्स एन इंटीजर टाइप, दैट इज अ मेटा डेटा।
जैसे तुमने कौन सा डेटा सेट कोविड का किया है, तो डेटा तो ये जो तुम्हें दिख रहा है वो डेटा है तुम्हारे पास, ठीक है, बट उसके बारे में कई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये कोविड का डेटा है, ये यूएसए का डेटा है, इसके अंदर इसके रोज हैं, इसके कॉलम्स हैं, दैट इज द मेटा डेटा। इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, ये डेटा ऑफ डेटा, डेटा के बारे में कोई चीज बताने के लिए देता है। ओके, मतलब वो कॉलम या डिटैच करता है वो किसके बारे में वो डेटा है जो बताता है, जैसे मान लो कि तुम्हें ये सोर्स वेब में कुछ यूआरएल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यूआरएल आपके लिए क्या है, डेटा है, ठीक है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं लिखी हुई है कि यूआरएल इस साइट का डेटा है, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो बोला जाता है मेटा डेटा। डेटा इस बारे में देखा हाँ, डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है डेटा है। डेटा अबाउट डेटा इसको कुछ डेटा सेट बहुत फेमस होते हैं, जैसे टाइटैनिक डेटा सेट है, थोड़ा वाइडली फेमस है, ठीक है। और डेटा सेट पे किस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे हम बात करें टाइटैनिक डेटा सेट की और ये केगल से हम देखें, ठीक है, तो जो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। तो ये जो चीज इंफॉर्मेशन है कि ये 15 अप्रैल 1912 को कोई एक शिप था, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, उसके अंदर इतने पैसेंजर थे, 224 पैसेंजर्स आर देयर, ठीक है, और जिसमें से 1502 पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 75 पैसेंजर जो है शिप के डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है, कि आपको डेटा सेट किसके बारे में दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, नेम है, एज है, जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, क्लास है। तो आप उस डेटा सेट के बारे में बात करो तो डेटा सेट के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेटा सेट के अंदर आपको पैसेंजर आईडी दे रखा है, सर्वाइव कॉलम दे रखा है, ठीक है, सर्वाइव के अंदर 0 1 यानी कि 0 है तो डेथ होगी, ये 1 है तो वो सर्वाइव कर गया है, ठीक है। तो ये 0 वाला का जैसे बार चार्ट दिखाया रखा है, तो यहाँ देख के पता चल जाता है कि ये जो 0 है मतलब काउंट 266, इतने लोगों की डेथ होगी है, इतने लोग सर्वाइव कर पाए। ठीक है, लाइव काम चल रहा होता है ये केगल पे, अगर देखो तो कंपटीशन चल रहा है, अगर आप देखोगे तो उसने 3 घंटे पहले ही अपडेट किया है उसको, टाइटैनिक के इसी डेटा सेट पे उसने डिसीजन ट्री इम्प्लीमेंट किया है एंड अपलोडेड बिफोर 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ देखोगे तो टाइटैनिक 6 आवर एगो, तो ये केगल कंपटीशन के अंदर सब लोग पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग किस तरह के एक्सरसाइज कर सकते हो वो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मुझे डेटा सेट मिल गया है यहाँ पे, और वो डेटा सेट मुझे मेरे डेटा फ्रेम के अंदर लोड करना है, तो यहाँ पे हमने जैसे देखोगे यहाँ पे पाइथन पांडास इंपोर्ट कर रखा है, इसका यूज करके यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट कर दिया, trend.csv जो है आपके टाइटैनिक डेटा सेट का पोर्शन है, CSV फाइल। अब हेड करोगे तो रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है,
फिर आप देखना चाहोगे कि एज जो है और पैसेंजर क्लास के डेटा को आपने प्लॉटिंग करवाना है तो इस तरह से कर सकते हो। डेटा को जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्राइब फंक्शन यूज कर सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पैसेंजर आईडी के टोटल काउंट कितने, उसका मीन क्या है, मोड क्या है। मिसिंग डेटा पता करना है तो आप मिसिंग डेटा पता कर सकते हो। ठीक है, पैसेंजर क्लास का डेटा है कि क्लास 1 में कौन है, क्लास 2 में कौन है, क्लास 3 में कौन है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में कर सकते हो कि विच क्लास हैज हाईएस्ट पैसेंजर। कि क्लास जैसे पी क्लास 1 है तो वे 1 के अंदर अराउंड 200 पैसेंजर है, जबकि पैसेंजर क्लास 3 के अंदर अराउंड 500 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, तो कई सारे उसके अंदर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रखे हैं कि किस क्लास के लोग ज़्यादा बच पाए हैं, कि क्लास 1 में जो बैठे थे वो बच पाए हैं, क्लास 2 वाले बच पाए हैं, या क्लास 3 वाले बच पाए हैं। तो यही सारे ऑपरेशन आपको आपके डेटा सेट के साथ परफॉर्म कराने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, उनकी क्या जरूरत है, वो सब देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोरिलेशन निकाल रखा है सेक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि फीमेल है तो उनका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कितना है, मेल है तो सर्वाइव। तो यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन है कि जितने फीमेल थे वो ज्यादातर बच पाए, 0.74 है उनका, जबकि मेल जो है उनका 0.180 है। ठीक है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि कई बार मेल होते हैं वो बर्थ की उस साइड बैठते हैं, जैसे हम लोग भी ज्यादा रिस्क वाली जगह जहाँ पे उठती है वहाँ पे मेल बैठे होंगे, या साइड के जो बॉर्डर साइड होंगे शिप के वहाँ पे जहाँ पे पहले डूबने वाला हिस्सा जहाँ पे होगा वहाँ पे मेल बैठे होंगे। तो दे आर सर्टेन रीजंस। ठीक है, कि किसका चांस ज्यादा है सर्वाइव होने का। ठीक है, अगर एज का डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मिनिमम एज जो है 0.42 है। ठीक है, यानी कि टाइटेनिक शिप पे एक ऐसा किड भी होगा जिसको 1 ईयर का भी नहीं होगा, है ना, मंथ्स में जिसकी एज होगी। ठीक है, अगर सर्वाइव में भी देखोगे तो जिसकी एज वाइज सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है। ठीक है, कितने लोग सर्वाइव हुए, तो सर्वाइव इक्वल्स टू 0, सर्वाइव इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वो सारी डेटाग्राम किस तरह से प्लॉटिंग करनी है, क्या कौन कौन से फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। हाँ, ठीक है, सो उत्सव ने लिया है क्रिकेट टेक्स्ट में, सुहानी अमेजोन टॉप 50, धवल वाइन क्वालिटी। गुड, बाकी सब लोगों को डेटा सेट डाउनलोड नहीं करना आ रहा है। 240 બે કાર્ડ ચલાવો મહિનાનું બિલ મારું 240 રૂપિયા એરટેલ વોડા પર પોસ્ટ અને કોઈ ડેટા રિસ્ટ્રિક્ટેડ નહીં જેટલો ओके, रोल कॉल कर लेते हैं एक बार।
आज क्या डेट है? 7. गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी ना लिंक शेयर कर दो ड्राइव ऊपर अपलोड कर दीजिए ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दे. मोकलो शांति पोस्टर में मिल ओके. रोल नंबर 1 गुरु किरण. नहीं है गुरु किरण. रोल नंबर 2 रोल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10% है. 11 12 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 आजिद नहीं है. 21 22 21 नहीं है. दीपांशु है. ठीक है. ओके. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ध्रुवेल 32 33 34 35 36 37 38 39 40 यस सर 41 Nuresh 42 Rutvik 43 Jamin 45 Dhaval 46 है 45 पे 45 ओके 46 Hemin 47 चेन्नई लेफ्ट है. देखते हैं चलो अभी के लिए. 48 49 मिनोली प्रेजेंट है. ओके. 50 नम्रता 51 निष्ठा 52 53 मोहित 54 अविनाश 55 56 57 58
59 सोनिया, 60 धार्मिक, 61 62 गणेश, 63 ट्विंकल, 64 यश, 65 सुहानी, 66 मौलिक, वलिश, 23rd और कोई रह गया बता दो। 23rd और 35 35 बैठ जाओ अभी, बोलूंगा जाने के लिए, देर है अभी। ठीक है, मशीन लर्निंग में हम कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे, साथ साथ में आपके कोर पाइथन को जो है वो यूज करना ही है आपको। तो कोर पाइथन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लिस्ट, पढ़ा है लिस्ट। और अगर जो फाइल ओपन करनी सीरियसली वो तो जो फाइल ओपन कर जाए वही कमांड तो होगा। pd.read_csv इस तरह से कमांड का नाम है। read_csv फाइल के लिए, read_text फाइल के लिए, read_xls एक्सेल फाइल के लिए, इस तरह से। ठीक है, लिस्ट आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा क्योंकि पाइथन की शुरुआती आप लिस्ट से करते हो, बट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन कितने लोगों ने पढ़ा है? ठीक है, तो अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लेना। ठीक है, इस तरह के कुछ सिंटेक्स आपको दिखेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है। क्या आउटपुट होगा कोई बताएगा मुझे? पहले वो एक्शन का वेरिएबल डिफाइन हुआ, इधर बोर्ड इधर है, और फिर जो फॉर लूप है उसको सिंगल लाइन में किया, फिर इफ कंडीशन बनाना और मैंगो आएगा। तो वो पर्टिकुलर एक इंडेक्स भी चेक करेगा और इंडेक्स के अंदर पहले ये हाँ बोलो क्या आएगा? एप्पल बनाना एंड मैंगो। क्या किया इसने? वो डिफाइन की है वो स्ट्रिंग के अंदर अगर एक कीवर्ड है सर इसको पहले एक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया, फॉर एक्शन, और जो फ्रूट जो लिस्ट है वहाँ पे उनके इटरेट चालू कर रहा है, फिर उसके अंदर इटरेट में उसमें एक कंडीशन बात के जिसमें ए कैरेक्टर है वो एक्स मतलब 0 पे आएगा तो एप्पल होगा वहाँ पे चेक करेगा, जैसे 1 आएगा 2 आएगा, फिर वो इटरेट करके चेक करेगा, जहाँ पे भी होगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, गुड। देखो आप लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का पंगा ये कि आप राइट से शुरू करते हो या लेफ्ट से शुरू करते हो। हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से शुरू करेगा या फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। अब देखो इस सिंटेक्स में वो पढ़ना शुरू करता है यहाँ से, फॉर एक्स इन फ्रूट, यानी कि आपके पास जो फ्रूट्स वाला लिस्ट है उसके अंदर से क्या देखेगा, एक एक आइटम को इटरेट करेगा, यानी कि सबसे पहले उसके पास एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर चेरी आएगा, फिर कीवी आएगा और मैंगो आएगा। अब इसके बाद वो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब एक्स में जैसे सबसे पहले क्या आया, एप्पल आया, अगर वो देखेगा कि ए इन एक्स यानी कि एप्पल के अंदर ए एग्जिस्ट करता है तो उस एक्स को लिस्ट के अंदर अपेंड करेगा। ठीक है, फिर दूसरी बार जाएगा, फिर बनाना देखेगा कि देयर इज ए इन बनाना, देन फिर बनाना भी उस लिस्ट के अंदर न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड होगा। फिर चेरी में देखेगा ए इन चेरी, चेरी में ए नहीं है तो ए इस लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा। फिर कीवी में देखेगा कीवी में ए है नहीं है तो कीवी को भी ऐड नहीं करेगा। फिर लास्ट में देखेगा मैंगो, देयर इज ए इन मैंगो, तो मैंगो को किस में डालेगा, न्यू लिस्ट में डालेगा। यानी कि इसने बीच में से शुरू किया, फिर इस कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, अगर यहाँ पे ट्रू मिलता है तो वो एक्स के फॉर्म में नई लिस्ट बनाता जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल बेस पे एक नई लिस्ट बनाएगा, दैट इज अ न्यू लिस्ट, और न्यू लिस्ट आप करोगे तो क्या आएगा, जहाँ पे भी ए वाले हैं वो सब एलिमेंट उसके अंदर होंगे।
ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाले सिंटेक्स आपको आगे जाके मशीन लर्निंग के अंदर आएंगे। तो एक बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना कि किस तरीके से काम करता है। राइट मानसी, है ना, सही बताया था आपने। मानसी, सुहानी, रुनाल प्रेजेंट है। ओके, बंद कर दिया क्या मैंने एक्सेल शीट? Okay, Krunal is there and ठीक है। तो अगली लैब में जब भी आएंगे उससे पहले आपके पास ये जो डेटा सेट आपने आज डाउनलोड किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो पूरा डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने का ट्राई करना है एनाकोंडा, कि आपके सिस्टम में आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाए, है ना। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास ये सारे जितने भी वेबसाइट्स है उन पे अकाउंट बना होना चाहिए। केगल पे जाओ, गिटहब पे जाओ, यूसी पे जाओ, एटलीस्ट सब पे कॉमन यूजर नेम और कॉमन पासवर्ड के साथ अकाउंट बना के रखो, ताकि जब भी डाउनलोड करने जाओ आप तो आपके पास, है ना, गिटहब के पास सबके पास होगा, केगल और यूसीआई का चाहिए। ठीक है, नॉर्मली 90% हम लोग केगल पे जाएंगे। ये दो जो ऊपर की साइट है केगल और गिटहब, उससे काम हो जाता है, यूसीआई पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। मेजोरिटी जितने भी पॉपुलर डेटा सेट्स है वो केगल या गिटहब पे हमको मिल ही जाते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी टू डाउनलोड डेटा इन सीएसवी, बट सीएसवी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर डेटा सेट रहता है। ठीक है, एक्सेल के फॉर्मेट में हो सकता है कि आप एक्सेल का फॉर्मेट विंडोज में डाउनलोड करके लेके आए और मैक के अंदर वो किसी और फॉर्मेट में खुले, या उबंटू में किसी और फॉर्मेट में खोले, बट सीएसवी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हर जगह एक जैसा रहता है, एंड दैट इज अ लाइट फॉर्मेट, इसलिए सीएसवी प्रीफर किया जाता है, नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगली बार जब तक आओ तो मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ के आना, चाहे थ्योरेटिकली जो भी चीजें पढ़ते हो, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप अपना कैरियर सोच सकते हो कि आगे जाके मुझे मशीन लर्निंग में मुझे कैरियर बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप तभी होगा जब खुद से बैठ के पढ़ाई करोगे, है ना। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे 4-5 लाइब्रेरी पढ़ लोगे, उससे पूरा मशीन लर्निंग नहीं आने वाला है। बट अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे उस साइड में जाना है, अगर पाइथन आपका थोड़ा सा अच्छा है और ये सोच सकते हो कि नहीं मैं मशीन लर्निंग में आगे काम कर सकता हूँ, तो यू गो एंड डाउनलोड सब वीडियोस एंड आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, उस पर जाके थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ो, कैरियर पर्सपेक्टिव कैसा है, मशीन लर्निंग का फ्यूचर स्कोप क्या है, वो सारी चीजें पढ़ के रखो ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा उसमें। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। बाय बाय फॉर दिस सेशन, बी सेफ एंड साउंड।